हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस 2014 के अकाउंटेंसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पोर्शन से बचे हुए क्वेश्चंस को हमने कल के वीडियो में आपसे 75 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, जिस वीडियो का लिंक मैंने करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बचे हुए क्वेश्चंस अकाउंटेंसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट बिजनेस प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू, बिजनेस किसको इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमको ऑप्शन से समझ आ जाता है। देखो पहला क्या है, टैक्स एवेशन। टैक्स एवेशन मीन्स कर की चोरी, टैक्सेस को चोरी करना। हर कंपनी ऐसा कर रही होती है, वो अपने प्रॉफिट को क्या करती है, कम दिखाती है, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कम आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, अडल्ट्रेशन प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट में अनडिजायरेबल प्रोडक्ट को मिलाना, मिलावट करना। तीसरा क्या है, प्राइस राइज, प्राइस को बढ़ाना, ज़्यादा प्राइस पे से अपने प्रोडक्ट मार्केट में बेचना। तो ये तीनों जो है ना, ये क्या है, ये तीनों सोशल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड है ना। और सोशल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एफिशिएंसी एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो सर बिजनेस किसको इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मेकिंग बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज और एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, तो मैंने आपसे एक अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया है, कॉमर्स के क्लासिफिकेशन को समझाया भी है। एक बार आप उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो याद रखो क्लासिफिकेशन क्या, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, है ना, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। और फिर बिजनेस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो बिजनेस का है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन इंडस्ट्रीज, एंड दूसरा पोर्शन नोन एज व्हाट, कॉमर्स। ठीक है, तो बिजनेस के दो पार्ट हैं, दैट इज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। तो कॉमर्स किसका पार्ट होगा, इंडस्ट्री का? ना जी ना, ये तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों मिलकर बिजनेस बनता है, तो इंडस्ट्री का पार्ट बिल्कुल नहीं है। पार्ट ऑफ ट्रेड? नहीं सर, कॉमर्स का एक पार्ट ट्रेड है। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रमोशन? बिल्कुल नहीं। तो कॉमर्स किसका पार्ट है, आंसर इज वेरी ऑब्वियस दैट इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आप उस टेबल को देखना, मैंने जो वीडियो में दिखाया हुआ है, वहाँ से आपको मेरे बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट द प्रोमोटर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज में नॉट बी ईयर। हमारे बिजनेस एंटरप्राइज का प्रोमोटर कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नॉट बोला है, आप याद रखिएगा नॉट। ठीक है, कम प्रोमोटर होता कौन है, आपको याद होगा कि प्रोमोटर कौन होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी बिजनेस एक्टिविटी को क्या करता है, प्रमोट करता, किसी आइडिया को परसीव करता है, फिर उसको एग्जिस्टेंस बनाने के लिए क्या करता है, कंपनी को फॉर्म करता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। और कंपनी का प्रमोटर एक कोई कंपनी भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, और एक फर्म भी हो सकती है। लेकिन एक स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी का प्रमोटर नहीं होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज की रिस्ट्रिक्टिव एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ सोल ट्रेड इज। तो ध्यान से देखो सर, जो नीचे हमको ऑप्शन दिए हो ना, इसमें से ये जो ऑप्शन है लाइबिलिटी, है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी जो है, ये तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि सोल ट्रेड बिजनेस की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती है ना। लेकिन बाकी से ऑप्शन देखो, स्मॉल साइज, लिमिटेड कैपिटल एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये तीनों क्या है, लाइबिलिटीज हमारे सोल ट्रेड बिजनेस की है। और जो सबसे बड़ी लाइबिलिटी है, तो सबसे बड़ा हैंडीकैप वो क्या है, वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेस डूबता है तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, स्टेक भी होती हैं बिजनेस के डेप्थ का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रिस्क है, जो सबसे बड़ा हैंडीकैप है हमारे सोल ट्रेड बिजनेस को, वो क्या है, डेट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टनरशिप इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है, पार्टनरशिप किसका रिजल्ट होता है, तो आपको पता है इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। आपने कई बार ये लाइन पढ़ी हुई है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, है ना। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, अगर आप मान लो क्वेश्चन पूछता है विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप, सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है। अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन में एग्रीमेंट भी दिया है और साथ साथ म्यूचुअल एजेंसी भी दी है, तो म्यूचुअल एजेंसी इज़ द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन और द मोस्ट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ पार्टनरशिप का क्या है, वो म्यूचुअल एजेंसी, आपको यह याद रखना है। एग्रीमेंट से भी ज़्यादा कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। तो यहाँ पे इज रिजल्ट ऑफ क्या है, इट इज पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे एसेंशियल कंडीशन पार्टनरशिप की क्या है, तो सबसे एसेंशियल कंडीशन पार्टनरशिप की हमारी क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। इट इज एज पर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1982। हमारा जो कंपनीज एक्ट
का सेक्शन 6 है ना, वो हमको ये बात बताता है कि सबसे एसेंशियल कंडीशन पार्टनरशिप की क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज व्हाट। आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म को जो रजिस्ट्रेशन वो क्या है, वो है वॉलंट्री, वो कंपलसरी नहीं है, वॉलंट्री है। लेकिन हाँ, जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उसको कुछ बेनिफिट होते हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड फर्म को मिलते नहीं हैं, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म हमारी क्या हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है। क्या क्या बेनिफिट है कि पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स फर्म के अगेंस्ट या आउटसाइडर के अगेंस्ट पटिशन फाइल कर सकते हैं, फर्म किसी पार्टनर्स के अगेंस्ट और आउटसाइडर के अगेंस्ट भी पटिशन फाइल कर सकती है, जबकि नॉन रजिस्टर्ड फर्म ऐसा कुछ कर सकती नहीं है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो, वो ज़्यादातर अधिकतर रजिस्टर्ड फर्म हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर कैन बी नोन फ्रॉम। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी के बारे में पता कहाँ से चलता है। ठीक है। अब हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं सर, हम कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बाकी शुरू के 2 ऑप्शन में तो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हमको कंफ्यूजन है एओए और एमओए में। तो आप मेरी बात समझिएगा, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड, इसको कौन जानना चाहता है, इसको इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं, है ना। जो हमारे प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, जो आगे इन्वेस्टर होने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं। ठीक है। लायबिलिटी कैसी क्या रहेगी शेयर होल्डर्स की। तो आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करता है, इसलिए पक्की बात है कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी कहाँ मेंशन होती है, सर द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं कंपनी के पॉइंट व्यू से। सर तो आप ऑप्शन ध्यान से देखो, आपको ऑप्शन सही क्या होगा, सही आंसर मिल जाएगा। डेटर, क्रेडिटर, कस्टमर, तीनों में से कुछ भी नहीं है, वही तो वाहियात ऑप्शन है। तो आंसर से एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, दैट द ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, वो कंपनी के ओनर होते हैं। होपफुली क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिला हुआ है। ठीक है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट इट्स सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस या सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसी कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो देखो ज्वाइंट वेंचर, सोल ट्रेडिंग फर्म और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो अब मेरी बात पहले ध्यान से देखो, ज्वाइंट वेंचर एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एक्चुअली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का ही पार्ट ज्वाइंट वेंचर है। होता क्या ज्वाइंट वेंचर, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी क्या करती हैं, साथ मिलकर किसी बिजनेस को शुरू करती हैं। ठीक है। इंडिया जैसी कंट्री में और चाइना में ये ट्रेंड बड़ा कॉमन है, जहाँ पे कोई विदेशी कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए, इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए कंट्री की किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में एंटर कर जाती है। ठीक है। ये एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है। और फिर कंपनी, जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है तो वो क्या लेके आती है, अपने रिसोर्सेज और अपनी टेक्नोलॉजी लेके आती है, और फिर वो डोमेस्टिक कंपनी के साथ मिलकर क्या करते हैं, इंडियन मार्केट में ऑपरेट करना शुरू करती है। सर नोकिया और सोनी रिएक्शन जो है वो ज्वाइंट वेंचर के बड़े अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर किसका पार्ट है, कंपनी का ही पार्ट मान लिया जाता है, इसलिए हम ज्वाइंट वेंचर की बात अलग से नहीं करेंगे। ठीक है। हम ज्वाइंट वेंचर को बिल्कुल भी अलग से बात नहीं कर रहे होंगे। तो वहाँ बचता क्या है, सोल ट्रेड बिजनेस फर्म और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सोल ट्रेड को कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर वहाँ से बात करें यहाँ पे फर्म की, तो फर्म का मतलब यहाँ पे क्या, पार्टनरशिप फर्म, उसका भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सर किसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी का क्या होता है, कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। मेरी बात याद रखना, ज्वाइंट स्टॉक का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको दिया है, इसको दिमाग में रखना अपने। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डेट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नंबर्स इन पब्लिक कंपनी मस्ट बी। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, मेंबर। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए हमको मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जबकि प्राइवेट कंपनी को शुरू करने का हमको मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। 2 और 7। तो पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए 2 मेंबर्स की, और प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और पब्लिक कंपनी को शुरू करने के हमको 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, पहली बात। दूसरा क्या मैं पूछता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। तो याद रखना, पब्लिक कंपनी को शुरू करने के हमको मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के हमको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ याद को दिमाग में रखना है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि पब्लिक के लिए हमेशा ज़्यादा लोग की और प्राइवेट के लिए हमेशा कम लोग की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम नंबर मेंबर्स में 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पब्लिक में है, जबकि प्राइवेट में कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, 2 मेंबर्स की। डायरेक्टर के केस में वही है, प्राइवेट में 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है मिनिमम और पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट। भाई वाई दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट? बिकॉज सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस 2 बात का मिला हुआ है, ये बिल्कुल सेफ होते हैं, सेफर साइड पे होते हैं। प्रेफरेंस किस चीज़ का उनको मिलता है? इनका पहला प्रेफरेंस होता है कि दैट दे विल गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट। इनको पक्की बात है कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन इनको डिविडेंड तो फिक्स रेट पे मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो इनका पैसा पहले वापस होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले इनको पैसा दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सेफर साइड पे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेफर साइड पे होते हैं इसलिए इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की मैं अगर बात करूँ तो उनके पास वोटिंग राइट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर को हो सकता है। सबसे ज़्यादा रिस्क किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर बिल्कुल सेफर साइड पे हमारे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अप्लाइड टू फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए? अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि बच्चे जनरली मेरे से पूछते हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या सब पर रट लें, सब आएगा, क्या पूछा जा सकता है? तो देखो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में इनसे रिलेटेड चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो। तो आप पहले तो 1 to 10 तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा तैयार कर लो। ठीक है, पहला हमारा क्या है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे 1 to 10 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। पहला हमारा क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तीसरा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक चैप्टर भी था कैश फ्लो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में बात की गई कंटीजेंसीज इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में बात की नेट प्रॉफिट लॉस प्रायर टू द पीरियड। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में बात की गई किसकी? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है अप्लाइड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। यहाँ पे आंसर थोड़े से ब्लर हो गए तो आप लेकिन याद रखिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 प्रोवाइड करता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 प्रोवाइड बताता है किसका नहीं, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 8 बताता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। 9 बताता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन और 10 बताता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। सर एक तो 1 to 10 तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग बैठ जाएगा। उसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इंपॉर्टेंट है, एमालगमेशन अकाउंटिंग जो बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, जो बात करता है बोरिंग कॉस्ट के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 बात करता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में। आपने क्लास 12 में अकाउंट्स के प्रोजेक्ट में सेगमेंट रिपोर्टिंग के एक प्रोजेक्ट कोई बनाया हुआ है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 बात करता है किसकी? सेगमेंट रिपोर्टिंग की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 भी इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है आपसे टैक्सेस ऑन इनकम की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 भी इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है आपसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 जो है इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 जो बात करता है आपसे प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट के बारे में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 10 आप याद कर लीजिए, साथ साथ आप 14, 16, 17, 22, 23, 25, 26 एंड 29 इनको एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो आप जो क्वेश्चन बनेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो इसके बाहर से नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द रिस्क इन्वॉल्व इन इक्विटी शेयर इज। सर इक्विटी शेयर में रिस्क कैसा होता है, मिनिमम, मैक्सिमम, नॉर्मल या नन? तो आप याद रखिएगा इक्विटी, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स पे रिस्क जो होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। इन पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। डिवेंचर होल्डर सबसे सेफर इन्वेस्टमेंट, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर होते हैं बाई हैविंग ए चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी, लेकिन ये सेफ वे नहीं होते हैं, इन पर ये सिक्योर भी नहीं होते, इसलिए इनका रिस्क क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म नहीं है? तो सर देखो सोल ट्रेड फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बिजनेस का फॉर्म है, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो हम आपसे आप बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इंडियन पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न बाई,
हमारे कंट्री इंडिया में पार्टनरशिप फर्म जो है वो कैसे गवर्न होती है, तो दे आर में गवर्न एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा डेट हमारे कंट्री में इंडियन पार्टनरशिप गवर्न होती है 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। और सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में ही इंडियन पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। याद रखिए सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डिफिनेशन दी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सेक्शन 6 में हमको पार्टनरशिप की एसेंशियल कंडीशन के बारे में बताया गया है। होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच।